जूही अपने बचपन के दोस्त चीकू से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। वो दोनों बड़े खिलखिलाकर अपनी बीती सालों की बातें कर रहे थे। तभी कोई जूही के हॉस्पिटल रूम में दाखिल हुआ। गेट खुलने की आवाज सुनकर जूही और रचित दोनों का ही ध्यान गेट की ओर गया। गेट पर नर्स खड़ी थी। वो रचित को रूम में देखकर शॉक्ड हो गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ये डॉक्टर रचित की शिफ्ट तो खत्म हो गई है। ये तो शिफ्ट खत्म होने के बाद कभी 5 मिनट नहीं रुकते, फिर ये इस रूम में मिसेस सिंघानिया के साथ क्या कर रहे हैं। ये सब दिमाग में आने के बाद नर्स जूही और रचित को अलग नजर से देखने लगती है। नर्स की नजरों को रचित समझ गया था। उसे बेफजूल की सफाई देने में कोई यकीन नहीं था, पर बात यहाँ उसकी नहीं जूही की थी। इसलिए रचित नर्स से बोला, आइए देखिए दुनिया कितनी गोल निकली। मिसेस सिंघानिया तो मेरी बचपन की दोस्त निकली। इन्होंने मुझे अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करने पर मजबूर कर दिया। नर्स की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, थैंक गॉड, वरना मेरा तो दिल ही टूट जाता। कभी मेरे साथ भी इतने प्यार से बैठो डॉक्टर रचित। फिर रचित कुछ रुक कर बोला, वैसे आप यहाँ क्यों आई थी, कुछ काम था क्या? तभी नर्स ने देखा कि वो वहां आई क्यों थी। उसने जल्दबाजी में कहा, मिसेस सिंघानिया आपकी ड्रिप बदल दूं मैं? थोड़ा ध्यान रखिए, बॉटल एम्प्टी हो गई है। इतना कहकर नर्स अंदर आने लगी। तभी रचित ने उसे रोकते हुए कहा, आप जाइए, मैं कर देता हूं। ये सुनकर नर्स ने एक बार जूही को देखा, फिर रचित को। वो बोली, ठीक है डॉक्टर। इतना कहकर वो वहां से चली गई। नर्स के जाते ही रचित ने ड्रिप चेंज कर दी। उसे देखकर जूही मुस्कुराते हुए सोच रही थी, ये आज भी बचपन की तरह ही कितना केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है। काश ये मेरी लाइफ में हमेशा से होता, जिंदगी आसान हो जाती। सच्चा दोस्त, लाइफ पार्टनर हो जाए तो सब कितना अच्छा होता होगा ना। चलो कोई बात नहीं जूही, अब तुझे चीकू इतने टाइम बाद वापस मिल गया है। कोई तो दोस्त है अब जिंदगी में, मुझे इसे खोना नहीं है। इतना सोचकर जूही उस रूम को देखने लगी, पर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स के अलावा वहां कुछ था ही नहीं। रूम में एक शांत माहौल था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। दोनों के ही बीच किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। तभी जूही की नजर साइड टेबल पर रखे एक सेब पर पड़ी। जूही ने सेब उठाया और आधा लेटे लेटे उसे छीनने लगी। रचित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी रचित ने उससे कहा, जूही। जूही ने मुस्कुराकर रचित से कहा, रचित कुछ कह पाता उसके पहले जूही चीखी, आ। जूही ने अपना सर नीचे किया तो उसने देखा कि चाकू हल्का सा उसकी उंगली में चुभ गया था। ये देखकर रचित ने जल्दी से जूही के हाथ से चाकू अलग किया और उंगली पर रुई लगा दी। रुई जूही के खून से लाल हो गई तो उसने तुरंत उंगली के खून को बह जाने दिया और उंगली पर टेपिंग कर दी। जूही कुछ कह पाती इससे पहले उसके रूम का गेट खुला। जूही को लगा कि फिर से नर्स आई होगी, पर वो गलत थी। गेट पर ऋषि, विनय और 4 आदमी काले कपड़ों में खड़े थे। उन्हें देखकर जूही ने अपनी उंगली रचित के हाथ से जल्दी से हटा ली। इस वक्त रूम के अंदर ही लोग शॉक्ड नहीं थे, बल्कि बाहर वाले लोग भी थे। जूही के मन में आया, ओ माय गॉड, अब क्या सोचेगा ऋषि, कुछ गलत ही समझ लेगा। क्या लक है मेरा, टॉप क्लास। विनय भी सरप्राइज था रूम के अंदर ये सीन देखकर, पर उसने अपने एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल किया और धीमे से गेट बंद कर दिया। अब रूम के अंदर उनमें से सिर्फ ऋषि था। बाकी विनय और काले कपड़े वाले लोग गेट के बाहर ही थे। जूही ने जब अपनी उंगली खींची तो रचित को एहसास हुआ कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। रचित ने खुद से बोला, रचित कंट्रोल योरसेल्फ, जूही मैरिड है, डॉक्टर के एटिकेट को फॉलो कर। दिल बच्चा है मगर दिमाग तो बच्चा नहीं है ना तेरा। इतना सोचकर रचित जूही से माफी मांगने जा रहा था कि तभी उसने देखा जूही की नजरें उसके पीछे टिकी हुई है। रचित देखने के लिए पीछे पलटा तो ऋषि को अपने पीछे खड़ा पाकर हैरान हो गया। ऋषि इस वक्त जूही और रचित को ही घूर रहा था। वो मन ही मन कह रहा था, मैं जितनी बार भी जूही के बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ, ये मुझे अपनी हरकतों से गलत साबित कर देती है। वैसे काफी टैलेंटेड है, एक बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी है ही, कल रात मुझे अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, काम नहीं बना तो आज ये डॉक्टर के साथ ही शुरू हो गई। कोई कैरेक्टर है कि नहीं इस बंदे का? कहीं मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डिसीजन लेके गलती तो नहीं करती? मेरे पास तो लाखों ऑप्शंस थे, भगवान मैंने इसी को क्यों चुना? ऋषि के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर जूही भी सोच रही थी, कुछ बहुत गंदा ही सोच रहा होगा ये मेरे बारे में,
अच्छा तो कभी सोच ही नहीं सकता। मानती हूँ कि देखकर दिमाग में कोई इमेजिनेशन आई होगी, पर ये इतना नहीं कर सकता कि सामने वाले की बात सुन ले अपनी राय बनाने के पहले। काश इसमें रचित जैसा कोई तो गुण आ जाता। इधर रचित एक बार जूही को देखता तो एक बार ऋषि को, पर दोनों में से ही किसी का ध्यान उस पर नहीं था। लग रहा था मानो जूही और ऋषि आंखों आंखों में ही सारी बातें कह रहे हैं। ये देखकर रचित बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए अचानक रचित ऋषि की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर सिंघानिया, मैं जूही का अटेंडिंग डॉक्टर रचित मिश्रा। रचित की आवाज सुनकर ऋषि का ध्यान अभी पहली बार जूही से हटकर रचित की ओर गए। ऋषि गुस्से से बस रचित को देख रहा था। उसने रचित से हाथ भी नहीं मिलाया। इनफैक्ट रचित की बात का उसने कुछ रिप्लाई तक नहीं दिया। रचित भी उसे देखता रह गया और उसने ऑकवर्डली अपना हाथ पीछे कर लिया। वो हंसते हुए बोला, आई एम सॉरी, ये सेब काट रही थी, बैठे बैठे इन्होंने उंगली पर चोट लगा ली। रचित की इस बात का भी ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि ने जूही की ओर देखकर बस इतना कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे जरा अपनी वाइफ से कुछ अकेले में बात करनी है। ये देखकर रचित ने एक लास्ट टाइम जूही की ओर देखा और फिर बाहर चला गया। जूही मन ही मन सोचने लगी, चीकू मुझे इस खड़ूस के साथ अकेला छोड़कर मत जा प्लीज। पर रचित कहाँ ही जूही के मन की बात सुन पा रहा था। सुन पाता तो शायद जरूर रुकता। वैसे भी इस वक्त रचित मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था, लगता है इन दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फिर रचित ने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, रचित तू पागल हो गया है, ऐसे कैसे सोच सकता है तू जूही के बारे में। रचित के जाते ही ऋषि घूरते हुए जूही को बोला, तुम वाकई काफी टैलेंटेड हो जूही। जूही ऋषि का ताना कुछ समझ नहीं पाई और कंफ्यूज होकर बोली, अच्छा। ऋषि फिर सरकास्टिकली हंसकर बोला, करते टाइम तुम्हें सब पता होता है, पर बाद में कुछ समझ नहीं आता, बड़ी भोली बन जाती हो, क्यों। जूही ऋषि के टोन से इरिटेट होकर बोली, ऋषि इधर उधर की बातें मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ बोलो ना। ऋषि ने ताना मारते हुए उससे कहा, हो तो मैडम को साफ साफ बात सुननी है तो सुनिए, मैं कह रहा हूं कि हम दोनों की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ भी शुरू हो जाओ। हम दोनों को एक दायरे में तो रहना ही होगा। ऋषि की ये टोन सुनकर जूही हैरान हो गई। ऋषि उससे इस तरह पहली बार बात कर रहा था। जूही की आंखें हल्की नम हो गई। वो बोली, यही सोचते हो तुम मेरे बारे में, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। ऋषि जूही की ये बात सुनकर गुस्से से उस बेड के एकदम करीब आकर बोला, अच्छा सिर्फ मेरी प्रॉब्लम, मैं सिर्फ सोचूं भी तो गलत और तुम करो तब भी सही, क्या बात है। जूही ने चिल्लाकर उससे कहा, चीकू मेरे बचपन का दोस्त है, कुछ नहीं चल रहा है हम दोनों के बीच, समझ में आई तुम्हारे। ऋषि ने जूही का ऐसा आउटबर्स्ट पहली बार देखा था। ये देखकर ऋषि ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। ऋषि जूही से पूछ बैठा, चीकू? कौन चीकू? पहले तो जूही इतना सब कुछ सुनने के बाद ऋषि को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचने लगी, वैसे ही हम दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब और नहीं होनी चाहिए, और मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। बता दे जूही, मानना ना मानना ऋषि की मर्जी। ये सब सोचकर जूही ने अपने आंसू पोंछे और काफी हद तक इमोशनलेस होकर कहा, चीकू यही डॉक्टर रचित मिश्रा, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो अमेरिका चला गया था, हम आज ही मिले हैं इतने टाइम बाद। सेब काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी, इसीलिए वो जल्दबाजी में मेरे इतने करीब आ गया था, और हमारे बीच कुछ भी नहीं है। सच यही है, तुम्हें मानना है तो मानो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर जूही मुंह दूसरी तरफ करके वापस बेड पर लेट गई। उसने इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। जूही से ये सब जेन्युइन बातें सुनकर ऋषि सोचने लगा, लगता है मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, अब क्या करूं, सॉरी बोलूं क्या इसे, पर ये एक्टिंग अच्छी करती है, अगर ये झूठ बोल रही होगी तो। ऋषि के दिमाग में यही कश्मकश चल रही थी। वो बड़ी आसानी से किसी पर विश्वास करने वालों में से नहीं था, इसीलिए उसने बीच का रास्ता चुना और टॉपिक ही बदल दिया। ऋषि ने जूही से कहा, ठीक है, इट्स ओके। सिर्फ ओके सुनकर जूही गुस्से से उसे देखने लगी। इससे पहले वो कुछ कह पाती, ऋषि ने नए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स उसके सामने रख दिए। अचानक पेपर्स देखकर जूही का ध्यान उस तरफ चला गया। वो ऋषि से जो कहने वाली थी वो भूल ही गई। ये देखकर ऋषि मन ही मन खुद को शाबाशी दे रहा था।
ऋषि ने पेपर्स उठाए और जूही को नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने लगा। उसने उसके हाथ में पेन दिया और साइन करने के लिए कहा। जूही ने ऋषि की आंखों में एक बार देखा और तुरंत साइन कर दिया। इसके बाद दोनों के पास ही एक दूसरे से कहने के लिए कुछ नहीं था। रूम में एक सन्नाटा पसर गया था। फिर ऋषि अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, मैं थोड़ी देर रुक कर जाता हूं, इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं। जूही ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, एज योर विश। इतना कहकर जूही आंख बंद कर लेट गई। मन ही मन वो सोच रही थी, अभी मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। समझता क्या है खुद को? इसे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये टॉपिक चेंज कर रहा है? इतना सब सुनाया तब कुछ नहीं, पर एक सॉरी नहीं बोला गया। इस रूम में साइड में एक सोफा रखा हुआ था। ऋषि उस पर बैठते हुए खुद से बोला, चलो कुछ देर यही आराम कर लेता हूं। सोफे पर बैठते ही उसने जूही से पूछा, वैसे एक बात बताओ, तुम आज ऑफिस से जल्दी निकली किस लिए थी? जूही ने आंख बिना खोले ही सरकास्टिकली उससे कहा, बस इतना समझ लो कि चीकू से मिलने तो नहीं आई थी मैं, ठीक है? ऋषि उसका जवाब सुनकर खुद को शांत करते हुए बोला, आई एम वेरी सीरियस जूही। क्यों गई थी तुम ऑफिस से जल्दी आज? कोई खास वजह? नॉर्मली तो तुम ऐसा नहीं करती। जूही ने ऋषि की तरफ करवट लेकर सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं नीना पांडे से मिलने जा रही थी। ये सुनकर ऋषि सरप्राइज्ड हो गया। उसने जूही से पूछा, नीना पांडे से? पर तुम्हारी तो उनसे बनती नहीं है, फिर किस लिए? जूही ने इस बात पर मुंह बनाते हुए उससे कहा, मैं उसका हाल चाल पूछने नहीं जा रही थी। कल तुमने कहा था ना कि कंस्ट्रक्शन साइट मैं हैंडल करूंगी, इसीलिए डायरेक्ट हैंडओवर के लिए नीना पांडे से मिलना चाहती थी। जूही का ये कॉन्फिडेंस देखकर ऋषि शॉक्ड रह गया। मन ही मन वो बोला, मुझे नहीं पता था ये प्रोजेक्ट को लेकर इतनी सीरियस है। मे बी आई वॉज रॉन्ग अबाउट हर और नॉट। क्या हो तुम जूही? क्या तुम पर विश्वास करना चाहिए मुझे? क्या कभी जूही और ऋषि अपने अतीत में मिले धोखे से आगे बढ़ पाएंगे? क्या ये कभी एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे? ऋषि और जूही ने इस अजीब से रिश्ते में नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। साइन करने के बाद ऋषि ने जूही से पूछा कि वो ऑफिस से आज क्यों जल्दी चली गई थी। जूही ने उससे साफ कह दिया कि वो नीना पांडे से प्रोजेक्ट हैंडओवर की बात करना चाहती थी। ऋषि ने जूही से आगे पूछा, अच्छा तो फिर तुम्हारी बात हुई उनसे? जूही इस बात पर चिढ़ते हुए उससे बोली, ऋषि कुछ तो इंसानियत रखो अपने अंदर। तुम जानते हो उनके पास पहुंचने से पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मुझसे ये सवाल कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या सच में? जूही के एक्सप्रेशंस देख ऋषि की हल्की हंसी छूट गई। फिर भी उसने अपनी हंसी पर काबू किया और उससे कहा, तुम वहां पहुंच भी जाती तब भी तुमसे नहीं होता। जूही ये सुनकर मन ही मन सोचने लगी, ये मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। हाउ डेयर ही! अब तो ये काम करके मैं खुद को साबित करके ही रहूंगी। जूही ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, नहीं मैं कर लेती, तुम मेरा कैलिबर अभी जानते नहीं हो। ऋषि ने हंसते हुए उससे कहा, अच्छा लेकिन मुझे तो अभी भी लग रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा। बेटर होगा तुम ये काम विनय पर ही छोड़ दो। पर जूही ने अब जिद पकड़ ली थी। उसने ऋषि से कहा, अब ये काम तो मैं ही करूंगी। जूही को ऐसे बच्चों की तरह जिद पकड़ते देख ऋषि को हैरानी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। ऋषि पीछे सोफे पर टिक कर बैठ गया। वो इस वक्त जूही को ऐसे ध्यान से देख रहा था जैसे कोई एंटरटेनिंग मूवी देख रहा हो। जूही ऋषि के एक्सप्रेशंस देखकर और चिढ़ गई। उसे लगा कि ऋषि उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। जूही कुछ और कह पाती उससे पहले ही गेट नॉक हुआ। नॉक सुनकर जूही लेट गई। वो ऋषि से बोली, गेट तुम ही खोल दो तो बेहतर होगा, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर ऋषि की भौहें तन गई। वो मन ही मन सोच रहा था, वाह अभी लड़ रही थी तब तो एकदम ठीक थी, अब एक्सीडेंट की याद आ गई अचानक। ऋषि इसके बाद भी उठकर गेट खोलने आगे बढ़ा। गेट खोलते ही उसके सामने इशिका सिंघानिया खड़ी थी। इशिका ऋषि को देखते ही मुस्कुरा दी, पर जब ऋषि ने उन्हें अवॉइड किया तो उनकी आंखों की चमक कम हो गई। फिर भी ये सब इशिका सिंघानिया ने अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। वो ऋषि से प्यार से बोली, कैसे हो ऋषि? जूही ठीक है ना? उन्हें सुनकर ऋषि सोचने लगा, बचपन से यही होते आ रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी बहस हुई हो मेरी इनसे, पर जब अगली बार हम मिलते थे तब ये मुझसे हमेशा प्यार से ही बात करती थी।
ऐसे ही संभाला है इन्होंने मुझे मेरे टीनेज फेस में, इसीलिए मैं इनकी इतनी इज्जत करता था। मगर उस दिन जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता और ना ही इन्हें कभी माफ कर सकता हूँ। अब हमारा रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जब ऋषि ने फिर इशिका सिंघानिया को कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने फिर अंदर झांकते हुए पूछा, जूही सो रही है क्या? ऋषि ने बिना कुछ कहे उन्हें बस बेड की ओर इशारा कर दिया। इशिका सिंघानिया स्माइल करते हुए बेड की ओर आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से जूही का हाथ पकड़ लिया और अपना कंसर्न दिखाते हुए बोली, जूही बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कैसे हो गया ये सब? जब मैंने सुना तो मेरा तो दिल ही दहल गया। जूही उनकी तरफ देखकर मन ही मन सोच रही थी, आज सब कितनी परवाह कर रहे हैं मेरी। क्या दिन है, पहले चीकू और अब मिसेस सिंघानिया। बस ये ऋषि ही खड़ूस है। मेरा एक्सीडेंट होने पर भी मुझसे झगड़ा कर रहा है। कौन ऐसा करता है? जूही ने इशिका सिंघानिया से कहा, हाँ ठीक हो मम्मी जी, थैंक यू, आप यहाँ आए, अच्छा लगा मुझे। एक्सीडेंट तो बस मेरा हो ही गया था। अगर मैं पपी को बचाने के चक्कर में अपनी कार घुमा नहीं लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। बट अभी चोट गहरी नहीं है, डॉक्टर ने बोला है वो कुछ ही दिनों में मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। इशिका सिंघानिया ने जूही की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ओह थैंक गॉड। फिर इशिका सिंघानिया ने जूही की चोट की ओर देखा। फिर इशिका ने तिरछी नजरों से ऋषि की ओर देखा, पर वो अपने मोबाइल पर लगा हुआ था, इसीलिए उन्हें देख नहीं पाया। इशिका ने धीरे से जूही से कहा, जूही, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम तुम्हारे घर हो आओ। तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे में तुम मायके नहीं जाओगे तो अजीब लगेगा लोगों को। कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहोगे तो तुम दोनों के लिए अच्छा भी रहेगा, है ना? जूही ने यह सुनकर सोचा, फिर से इन्होंने मुझे याद दिला ही दिया कि मेरी और ऋषि की शादी सिर्फ एक डील है। वही मैं सोचूं, अब तक इन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मुझे ऋषि से सचमुच का प्यार है। पर पाठक निवास कैसे जाऊं? वहां फिर से नीना पांडे और रिया को झेलना पड़ेगा। उस घर से तो कुछ भी अच्छा है, पर मिसेस सिंघानिया को कैसे मना करूं? इनको थोड़ी पता है मेरे घर का हालात। छोड़ो, जैसा ऋषि बोलेगा वही करती हूं मैं। फिर जूही ने मिसेस सिंघानिया से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको और ऋषि को ठीक लगे मैं वही करूंगी। इशिका सिंघानिया ने जूही के जवाब से सैटिस्फाई होकर हाँ में सर हिला दिया। फिर वो मुड़कर ऋषि से बोली, ऋषि बेटा। इशिका की आवाज सुनकर ऋषि ने उनकी ओर देखा। इशिका सिंघानिया ने उससे कहा, ऋषि, क्यों ना हम जूही को कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज दे। अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है उसका, अच्छा लगेगा उसको उसकी फैमिली के साथ। ऋषि इशिका सिंघानिया की कही बातों की मतलब को समझ रहा था। उसने मन ही मन कहा, हाँ शायद ये सही कह रही है। जूही को कुछ दिन मुझसे दूर रहना चाहिए। विनय को भी एक्सीडेंट का कुछ पता नहीं चल पाया है और पता नहीं क्यों जो मेरे लड़की जरा सा भी करीब आती है उसकी जान पर बनाती है। इस बार जूही लकी थी, पर अगली बार का क्या? अब ये तो नहीं पता कि एक्सीडेंट नेचुरल है या मैन मेड, पर जूही की जान को तो खतरा है ही। कुछ दिन दूर रहकर मैं एक्सीडेंट के पीछे का सच पता लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। लेकिन जूही के अपने परिवार के साथ तो बनती नहीं है। मैं ऐसे एक्सीडेंट के बाद उसे उनके पास तो नहीं भेज सकता। ये सोचकर ऋषि ने जूही से पूछा, तुम घर जाना चाहती हो? जूही ने ऋषि से भी वही कहा जो उसने इशिका सिंघानिया से कहा था। तो ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, देन इट्स डिसाइडेड। ये सब बात होने के बाद इशिका सिंघानिया थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए वहां चली गई। ऐसा लग रहा था कि उनका यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया था। ऋषि भी कुछ देर और रुकने के बाद हॉस्पिटल से चला गया। जूही 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही रही। इसी बीच उसकी चोट भी ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। अब डॉक्टर्स डिस्चार्ज करने के लिए रेडी थे। जूही का प्राइवेट हॉस्पिटल रूम बहुत से फ्लावर्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट से भरा गया था, और ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि अब जूही मिसेस सिंघानिया थी। चीकू यानी कि डॉक्टर रचित भी उससे रोज मिलने आता था और दोनों बहुत सारी बचपन की बातें याद किया करते थे। जूही के ये दिन हॉस्पिटल में बहुत अच्छे गुजरे। जूही अपने इस हॉस्पिटल रूम को देखते हुए सोच रही थी, ओह, मुझे नहीं पता था हॉस्पिटल में इतना अच्छा भी लग सकता है। न यहाँ घर जैसी नीना पांडे और रिया है, और ना ही बेड छीनने के लिए खड़ूस ऋषि। और सबसे अच्छी बात यहाँ है कि मेरे बचपन का दोस्त है यहाँ, चीकू। तभी जूही को यूं मुस्कुराता हुआ देख वही पास पे खड़ा डॉक्टर रचित बोला, क्या हुआ जूही,
अपने में ही मुस्कुरा क्यों रही हो? मुझे भी बताओ, मैं भी हंस लूं जरा। जूही हंसकर उससे बोली, और क्या वजह हो सकती है? तुम हो वजह। जूही की इस बात पर रचित का दिल जोर से धड़का। वो एकटक जूही को देखने लगा। रचित के ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर जूही और जोर से हंसने लगी। वो हंसते हंसते बोली, क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल इतनी लाल क्यों हो गई? क्या सोच रहे हो मिस्टर? तुम हो ही बंदर जैसे। इस बंदर को देख मैं मुस्कुरा रही थी। देखो, बंदर सेब काट रहा है। जूही की बात पर रचित ने बस मुस्कुरा दिया। वो वापस से सेब काटने लगा। इतने में जूही उससे बोली, तुम बताओ ना, तुम क्या सोच रहे थे? रचित सेब जूही की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैं सोच रहा था मैंने तुम्हारे लिए सेब काटा, तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। जूही अपनी एक उंगली अपने डिंपल वाले गाल पर रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ओ, चीकू बाबा को रिवॉर्ड चाहिए। लाओ, मैं भी चीकू बाबा के लिए सेब काट देती हूँ। इतना कहकर जूही ने चाकू उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर जूही का हाथ चाकू तक पहुंचता उससे पहले ही रचित ने प्लेट खींच ली और जूही को मजाक में डांटते हुए कहा, नहीं, अभी फिर से उंगली काट ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ना बाबा ना। रचित की इस बात पर जूही खिलखिलाकर हंसती। इतने में जूही के रूम का गेट खुला और फिर से जूही और रचित चौंक गए। ऋषि आज फिर बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल आया था। मिस्टर सिंघानिया को देख वैसे ही आपस में खुसुर फुसुर करने लगते। उस खुसुर फुसुर को रोकने के लिए बॉडीगार्ड आगे बढ़ा, पर ऋषि ने उसे रोक दिया। पर अभी नर्सिस की गॉसिप कहाँ पूरी हुई थी। पहली नर्स कोने में खड़ी बोलती जा रही थी, अच्छा वो सब तो ठीक है, पर ये डॉक्टर मिश्रा मिसेस सिंघानिया का कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रहे। दूसरी नर्स ने जवाब में कहा, हाँ सुना है दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन क्या पता इसमें कितना सच और कितना झूठ। पहले तो उन्होंने कभी अपनी किसी दोस्त के बारे में नहीं बताया। वो तो अमेरिका से आए हैं, तो यहाँ कैसी दोस्त? डॉक्टर मिश्रा की बातें सुनकर ऋषि को वो दिन याद आ गया जब उसने जूही और इस डॉक्टर को साथ में देखा था। नर्सिस की बातें सुनकर ऋषि को इरिटेशन सी होने लगी। ये देखकर विनय ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसने उस नर्स को चुप रहने का इशारा कर दिया। पर अब ऋषि का मूड तो खराब हो ही चुका था और उसी मूड के साथ वो जूही के रूम में बिना नॉक किए एंटर हो गया। वहां ऋषि का सामना वापस उसी डॉक्टर रचित से हो गया। फिर उसने जूही की ओर देखा जो इस वक्त बड़ी बड़ी आंखों से ऋषि को देख रही थी। पर ऋषि जब एंटर हुआ था तब जूही के चेहरे पर जो केयरफ्री स्माइल थी वो अब गायब हो चुकी थी। जूही के चेहरे पर से इतनी केयरफ्री स्माइल उसने जूही के चेहरे पर नॉर्मली पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं जूही ऋषि की ओर देख सोच रही थी, अब ये फिर पक्का ख्याली पुलाव पकाएगा। इसीलिए जूही खुद ही ऋषि के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, डियर हस्बैंड, इतनी लेट क्यों आए? इस बार तो मिल लो मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर रचित उर्फ चीकू से। और चीकू, ये है मेरे जन्म जन्मांतर के पति ऋषि सिंघानिया। रचित ने ऋषि से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया और कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया। ऋषि ने एक हाथ से जूही को हक किया और दूसरे हाथ से रचित के साथ हाथ मिला लिया। वो उससे बोला, थैंक यू डॉक्टर फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई वाइफ। मैं यहाँ आपके प्रमोशन का ख्याल रखूंगा। जूही समझ रही थी कि ऋषि क्या करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो वो चीकू की तारीफ कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ प्रमोट करवा दूंगा कहकर अपना रुतबा भी उसे दिखा रहा था। जूही ने बात संभालते हुए ऋषि से कहा, डियर, तुम क्यों प्रमोट करवाओगे? चीकू की मेडिकल स्किल्स सुपर्ब है, उसे यहाँ किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये खुद ही काफी है अपने प्रमोशन के लिए। ऋषि ने अब प्रमोशन की बात किनारे कर दी। वो जूही से बोला, वैसे डॉक्टर रचित का निकनेम तो चीकू है, तो तुम्हारा क्या था? इस सवाल पर जूही कुछ बोलती उससे पहले ही रचित बोल पड़ा, ये एकदम सही क्वेश्चन किया आपने मिस्टर सिंघानिया। जूही के फनी निकनेम के सामने मेरा निकनेम तो कुछ भी नहीं। ऋषि ने बड़े इंटरेस्ट से उससे पूछा, ओह ऐसी बात है, तो अब तो जानना बनता है। रचित कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में जूही ने बोला, बस बहुत हुई निकनेम की बातें, रहने दो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। रचित हंसता हुआ ऋषि से बोला, देख रहे मिस्टर सिंघानिया, ये बताने तक नहीं दे रही अपना निकनेम। जूही तुरंत उससे बोली, तुम चुप हो जाओ प्लीज चीकू, मेरा निकनेम नहीं बोलना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी और फिर कोई बात नहीं करूंगी तुमसे। रचित और जूही की ये खट्टी मीठी नोकझोंक ऋषि को परेशान कर रही थी। लेकिन आखिर क्यों इशिका सिंघानिया जूही को ऋषि से दूर करना चाह रही है? कहीं रचित से जूही की दोस्ती ऋषि और जूही के बीच तो नहीं आ जाएगी?